नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं हम पहाड़ी। मैं अनिल अग्निहोत्री और मैं राजेश शर्मा। राजेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने दर्शकों के लिए जैसे करते आए हैं। साहित्य संवाद हमारा जो कार्यक्रम है उससे हमने कुछ पंक्तियां ली है। धर्मशाला के कवि हैं सुरेश भारद्वाज निराश। निराश साहब ने बहुत खूबसूरत एक कविता लिखी है, आज के दौर पे बिल्कुल सटीक बैठती है। खुदा खैर करे। क्या बात है। उससे हमने अपने दर्शकों के लिए पंक्तियां ली हैं और ये पंक्तियां हैं। हम तो तेरे हैं मेरे यार, खुदा खैर करे, तुमसे ही करते हैं बस प्यार, खुदा खैर करे। अपने ही अब बने दीवार, खुदा खैर करे, लुट गया है मेरा घर बार, खुदा खैर करे। नजरों से तुम कभी ओझल ना होना, ऐसे भूल कर अपना ये घर द्वार, खुदा खैर करे। सांसों की डोर कभी टूटे ना यूं यार, अब सदियों तक जिंदा रहे प्यार, खुदा खैर करे। कोई होता नहीं अब तो किसी का दुनिया में, हर कोई दिखता है लाचार, खुदा खैर करे। और देखिए निराश आप क्या लिख रहे हैं आगे। धरती उगले सदा ही सोना, गिरे बूंदे जब, चमके बिजली करे झंकार, खुदा खैर करे। क्या बात है। आजकल बिल्कुल सटीक बैठ रही है पंक्तियां। पर्वतों की चोटियों पे खिले चांदी, ऐसे खड़ी हो मानो कोई नार, खुदा खैर करे। और कुछ दीवाने तेरी चाहत में यहाँ अब भी हैं, मान बैठे हैं बेशक हार, खुदा खैर करे। क्या बात। हमसे तो तुमने किनारा किया है, अब जालिम किसकी खातिर है ये श्रृंगार, खुदा खैर करे। और आगे लिखते हैं कि मुश्किलों से मिली है जिंदगी हमको यारो, किस लिए रंजिशें यूं खार, खुदा खैर करे। तेरी महफिल से निकाले जो गए हम आखिर, खूब रोते रहे थे यार, खुदा खैर करे। खुदा खैर करे कविता लिखी है, बहुत शानदार कविता है। आजकल तो यही है कि खुदा सब पे खैर करे। कोरोना के इस दौर में। हाँ, तो चलिए, सुरेश भारद्वाज निराश साहब की बहुत बढ़िया, जब भी लिखते हैं जी बड़े तरन्नुम में लिखते हैं, लय में लिखते हैं ना, लेखने में बहुत अच्छा लिखते हैं ये। अच्छा, तो राजेश, आप पॉजिटिव न्यूज जिससे हम कार्यक्रम की फॉर्मली शुरुआत करें, वो आप जरा। बिल्कुल, पॉजिटिव खबरें हम अपने दर्शकों के लिए लाए। और सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर जो अभी अभी हमारे पास आई है वो खबर है कि हिमाचल में कल से निजी बसें चल पड़ेंगी। प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म हो गई है। आज प्राइवेट बस ऑपरेटर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि तो कल से प्रदेश की सड़कों पर तमाम निजी बसें चल पड़ेंगी, यानी 3500 बसें पूरी तरह से ऑपरेट हो जाएंगी कल से प्रदेश में, और लोगों को आने जाने में कोई संकट अब नहीं होगा। HRTC तो पहले ही चली। बिल्कुल, HRTC पहले चली। और दूसरी खबर जो हम ले आए हैं, दूसरी खबर भी बड़ी राहत वाली खबर है कि हिमाचल कोरोना पर जीत के करीब पहुंच गया है। और यह लोगों की सतर्कता और सरकार की सख्ती का असर सीधे तौर पे अग्निहोत्री जी दिखने लगा है। और इसी के अगर हम आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हिमाचल का जो संक्रमण दर है वो 1.75% रह गया है। और वहीं पॉजिटिविटी रेट जो था, पॉजिटिविटी रेट पहले इतना ज्यादा चला हुआ था, वो अब 2.4%। मतलब 100 लोगों के जिनके टेस्ट हो रहे हैं उसमें से सिर्फ 2.5 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल, उससे भी कम लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है और हम कोरोना से जीतने लगे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें चली हैं। अगली खबर जो है वो अक्टूबर तक हिमाचल में इसी को लेकर है कि वैक्सीनेशन पे एक खबर आई है कि अक्टूबर तक हिमाचल में 18 से 44 साल तक के जो युवाओं के लिए एक मुहिम शुरू की है सरकार ने, वो लगभग तमाम जो 31 लाख युवा हैं उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, पहली डोज उनको लग जाएगी। 31 मतलब जो दिवाली मनाएंगे ना जी, तो ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कोरोना। बिल्कुल ये क्योंकि उनको पहली डोज मैक्सिमम लग जाएगी तब तक। और हम ये भी बड़ी एक राहत की खबर हमारे लिए आई है। और एक खबर और है कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें निजी कंपनियां भी अब सरकार की साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। और इसी कड़ी में निजी कंपनी है एक डेमोक्रेसी पीपल फेडरेशन, जिसने हिमाचल सरकार को अलग अलग अस्पतालों के लिए 207 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने के लिए इस कंपनी ने हामी भरी है। तो सरकार का कहीं ना कहीं इन्होंने भी बोझ बंटाने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव खबरें थी। एक पॉजिटिव खबर और है कि शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से स्कूलों में छुट्टियां घोषित करने का फैसला लिया है। अच्छा, यानी कि 15 अभी तक कोरोना की चली है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। 15 जुलाई से 20 अगस्त तक 36 दिन का अवकाश रहेगा, वो छुट्टियां काउंट होंगी। छुट्टियां, जो उनका शेड्यूल ऑनलाइन जो क्लासेस है बच्चों पे बड़ा वो है, क्योंकि उतना ही बोझ
जाएगी, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस जाने चलते का रहेंगे। तो होता है। ये खबरें एक अच्छी तमाम हम बात। जो अपने दर्शकों के लिए लाए थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया खबर है। मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक इनको ये खबरों से एक माहौल बन गया है जी, बिल्कुल। कि अच्छा हो रहा है दुनिया में, हमारी सबकी बिल्कुल, जिंदगी में। बिल्कुल। कोरोना है, उससे हम खैर लड़ ही लेंगे, बिल्कुल। जैसे आपने बताया है। बिल्कुल। तो जी हम कार्यक्रम का पहला जो हिस्सा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके जी। साथ ही हमारा पहला जो सेगमेंट है वो है कर्ज की मार, सरकार बीमार। जी हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, जी, जी। किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं हम, जी, बिल्कुल, हिमाचल एज अ होल की बात कर रहे हैं। जी, जी। क्यों? वजह क्या है जी कि एक बार फिर से हिमाचल में कर्ज लेने की बात उठने लगी है। उससे पहले क्या कारण है राजेश, हिमाचल में सरकार कोई भी हो, जी, हम बिल्कुल। मौजूदा नहीं कहेंगे, उससे पिछली या उससे पिछली या लगता तो ऐसा कि आने वाले भी। कांग्रेस हाँ, को भी, जी। प्रदेश की गाड़ी उधारी से ही चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है क्या, क्यों है ऐसा? देखिए, प्रदेश में एक तो संसाधन कम है हमारे आर्थिकी के, जिनसे आर्थिकी जनरेट होती है, किसी प्रदेश की इकोनॉमी जनरेट जहाँ से होती है, जी। वो संसाधन हमारे पास कम है। और यही कारण है कि हम कर्ज लेके वो सारी चीजें करते हैं जहाँ सरकार जाती है। तो इसीलिए ये सरकार भी कर्ज ले रही है, पर ये एक रिवायत ही बन गई है अब, क्योंकि हर 2 महीने बाद एक सरकार, एवरेज अगर हम निकालें तो हर 2 महीने बाद कर्जा लिया जा रहा है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हालांकि ये भी कहा जाता है कि हमारा जो क्षेत्रफल है ना जी हिमाचल का, और आबो हवा है, वो यूरोप के देशों जैसे भी छोटे छोटे देश हैं, और वो देश बहुत तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हम पता नहीं ये हम संसाधनों का रोना हमें कब तक रोना पड़ेगा, हम कब संसाधनों को बड़ा करेंगे अपनों को, या जो हैं भी उनको हम कैसे हम मैक्सिमाइज करेंगे, उनसे जो आउटकम है, ये आगे की बात है। चलो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये बताएं जरा कि अभी आपके पास क्या आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश पर, जी, अभी तक कितना ऋण हो चुका है? देखिए, हिमाचल प्रदेश पर जब ये भाजपा की सरकार जब सत्ता में आई थी तो करीब वर्तमान सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो करीब करीब जो पिछली सरकार थी, वीरभद्र सिंह की सरकार जो थी 2017 में तक जो है वो करीब 48,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश पे था। कुल 48,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। और वर्तमान जो सरकार है 3.5 साल में, यानी कि 2018 से लेके अगर हम आज तक की बात करें तो 12,500 करोड़ रुपए का कर्ज वर्तमान सरकार ले चुकी है अभी तक, लगभग 3.5 साल में। और अभी तक प्रदेश में 60,500 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश के ऊपर हो गया है। हिमाचल पर कुल कर्ज 70,000 की आबादी पे 70 लाख की आबादी पे 60,500 करोड़ का कर्जा हो चुका है। इसमें 1,000 करोड़ के लिए सरकार, अभी आपने भी जिक्र किया, 1,000 करोड़ के लिए सरकार फिर अप्लाई कर रही है कर्ज के लिए। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि 4,000 करोड़ हिमाचल को केंद्र से मिले हैं, अलग से मिले हैं। वो मिले हैं टैक्स फ्री, जो उस पे जो इंटरेस्ट फ्री जो मिले हैं उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन है तो लोन। हाँ, वो इंटरेस्ट फ्री है। ये थोड़ा समझने की बात है। उस तक कोरोना में खर्चा बढ़ा हो, लेकिन वो किस तरह से बढ़ा, ये लोगों को इतना होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल हो रहा होगा, ये हम सहमत है, लेकिन वो चीजें अगर सामने भी आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हिमाचल में एक चीज और है कि हिमाचल में चाहे भाजपा की सरकार रही है चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, यहाँ एक ये कहा जाता है कि सरकारें कर्ज लेके घी पीने वाली स्थिति में होती हैं, यानी कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। बिल्कुल, ये चरक का हमारे यहाँ है ना, उनको महर्षि कहा जाता है। वैसे उनका भी एक फिलॉसफी थी लाइफ की कि लाइफ में क्या है, आनंद करिए। चलिए देखते हैं, हालांकि आनंद खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, पर चलिए हम यही वो रखें, प्रार्थना करेंगे कि आगे चल के प्रथा रुकती जाए। बिल्कुल, धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाए। अच्छा, एक तरफ तो उधारी का रोना है जी, संसाधन नहीं है, टूरिज्म है या कुछ और सेक्टर है हमारे जहाँ से हम, बिजली है ना जी, तो ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। आजकल कोरोना है तो खर्चा भी ज़्यादा हो रहा होगा, उधारी का तो है रोना जी, पर फिजूल खर्ची भी तो हो रही है। बिल्कुल, है ना जी। क्या फिजूल खर्ची हो रही है आपकी नज़र में? क्या लगता है, जो हिमाचल के लोगों को लगता है ना, उसके हिसाब से हम क्या अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि लोगों की या विशेषज्ञों की क्या राय है, कहाँ पे फिजूल खर्ची हो रही है सरकारी तौर पर हिमाचल? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा ये सवाल है। देखिए, हिमाचल में सबसे बड़ी फिजूल खर्ची का जो प्रश्न उठता रहा है, हमेशा ही उठता रहा है। 32 हिमाचल में बोर्ड और निगम है। अरे 32, एक बहुत बड़ी फौज हमारे सरकारी विभागों को छोड़कर निगम और बोर्ड ही 32 निगम और बोर्ड है। उनके कितने अध्यक्ष हैं, ये सारी चीजें हैं, उनके उपाध्यक्ष हैं, उन पे कितना खर्चा है, स्टाफ है, वो सारी चीजें हैं। उसमें इसके अलावा विभाग है, ट्रांसपोर्ट, HRTC आती है, वो हमेशा घाटे में, जब से बनी है घाटे में चलती रही है, अभी भी घाटे में है। इसके अलावा आप आइए, बिजली बोर्ड घाटे पे है। बड़ी हैरानी नहीं होती है आपको, हम बिजली पैदा करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ स्टाफिंग इतनी ज़्यादा है, क्योंकि अब तो इन्होंने आउटसोर्स कर दिया बिजली बोर्ड। बुरी हालत है, हालांकि जेईस भरे जा रहे हैं,
अदरवाइज तो है ना जी लाइनमैन या क्योंकि स्टाफ हमें की बहुत ज़्यादा कमी है। हिमाचल में जो दलील दी जाती है वो यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर दलील दी जाती है कि यहाँ हर साल जो है वो चाहे बाढ़ आए, बर्फबारी हो, तूफान आए, उससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो ये तमाम दलीलें दी जाती है, चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे ये बिजली का क्षेत्र जी, सिल्ट आ जाती है प्रोजेक्टों में। तो इस तरह से ये घाटे में है जी। तो हिमाचल की आमदनी कहाँ से है देखिए, हिमाचल को पैसा आता है आबकारी और कराधान विभाग से एक, दूसरा आता है जीएसटी कलेक्शन हमारे पास जो आती है, सेंटर को भी जाते हैं और हमें भी मिलता है। खनिज पट्टे जो हमने लीज पे देते हैं, बिल्कुल वहां से पैसा भी खैर है। हाँ बिल्कुल, जंगलों से हमें पैसा आता है, फॉरेस्ट में जो लकड़ी ऑक्शन वगैरह होती है उसकी, यहाँ ये हमारे मुख्यतः इनकम के सोर्स है। इसमें एक सेक्टर है टूरिज्म, सही है, जहाँ से पैसा, लेकिन टूरिज्म सेक्टर जो है वो अभी उतना हम उसको, आपने यूरोप का जिक्र किया, यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने किया कि अपने टूरिज्म को बेचा कैसे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सिस्टम, बिल्कुल सही बात, उन्होंने सिस्टम बनाया, हर सैलानी की रजिस्ट्रेशन कराई, उसको जगह बताई, उस जगह पे उसको स्थान मुहैया कराया जहाँ वो जा पाए। ऐसा नहीं कि हिमाचल में कोरोना के बाद बॉर्डर खुलते ही सारे लोग रोहतांग टनल में जा घुसे। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है ना, बिल्कुल यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। शिमला में चौक हो जाता है, वहाँ प्रॉपर तरीके से भेजा जाता है कि हमारी बीरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर शिमला की 2500 है तो 2500 लोग ही वहाँ भेजे जाएंगे, बिल्कुल। और 10,000 लोग एक साथ जा रहा है तो हमारा सारा सिस्टम चौक हो जाता है। सही बात। तो वहाँ से यूरोप और अन्य देश पैसे कमा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हम उसको सेक्टर को अपने को ऑर्गेनाइज नहीं, और वो सेक्टर जवाबदेह भी है जी और ट्रांसपेरेंट भी है जी, अकाउंटेबल है वो पूरी तरह से उन लोगों के लिए, उस तरह उनको सुविधाएं वही मिलती है जो हम जी हमारी कहीं सड़कों का रोड नहीं जी, कहीं ट्रैफिक जैम है, कहीं पार्किंग नहीं है हमारे पास, टूरिज्म की ही बात करेंगे, कहीं हमारे नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो हम डेवलप नहीं कर पाए, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है ना जी, सब पुराने अंग्रेजों के जमाने के, फिर हम बोलते हैं हम उनके नाम बदलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें तो है जी। देखिए अगर हम इससे आगे बढ़े जी, एक सेक्टर और है जहाँ पे फिजूल खर्ची दिखती है, वो है HRTC की आपने जिक्र किया जी। बिल्कुल, कई जगह डिपो क्यों खोल दिए गए वहाँ के लोगों तक को पता नहीं, बस डिपो क्यों खोले गए, मैं उसी पे आ रहा ना। हाँ। HRTC के हिमाचल में 29 बस डिपो हैं, 12 जिलों में 29 बस डिपो हैं। हद है। आप देखिए उनके MD होंगे, उनके RM होंगे, उनके कितने इतने तमाम कर्मचारी, कमर्शियल वर्कशॉप्स वहाँ हैं, और बस अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से है। वो सारी चीजें हैं जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है। तो 29 डिपो खोलने की क्या जरूरत है? आप कांगड़ा के आसपास देख लीजिए, आपके पास नगरोटा डिपो है, आपके पास 20 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर आगे पालमपुर डिपो है, आपके पास बैजनाथ डिपो है, तो जोगिंद्रनगर आगे जाके डिपो है, उसका मंडी है, उसके बाद मंडी, इधर धर्मशाला है, पठानकोट डिपो है, नूर, मतलब ये तमाम देहरा है, ये तमाम चीजें हैं जो लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए या अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, सुविधा देने के लिए सारी चीजें शुरू की। अब देखिए HRTC की बसें इतने दिनों से बंद थी जी, है ना जी, तो ये पूरा स्टाफ जो था जी एक तरह से आइडल था, बिल्कुल हमें पैसे देने पड़े ना जी, घरों में था। अभी भी पूरे रूट नहीं चल रहे, सैलरी अभी भी पूरे रूट नहीं चल रहे, बिल्कुल, है ना जी। आपकी बसेस जो है, आपके पास स्टाफ होते हैं, आपकी बसेस जो है वो नीली बसें हैं, वो खड़ी होकर जंगलों में या कहीं खेतों में खड़ी होकर खटारा हो गई। वो बसें 5-6 साल से वो बसें जंग खा रही हैं, और उन बसों को चलाने के लिए ड्राइवर्स को बाहर भेजा गया था, है ना, कि उनको कैसे इलेक्ट्रॉनिकली वो ऑपरेट होते थे, दरवाजे खुलते थे, बाकी इंडिकेटर्स थे, वो खड़े खड़े जंग हो गई, सब कुछ खराब हो गया, बसें खराब होने वाली हैं। HRTC के पास 3100 बसों का फ्लीट है, और इतने ही ड्राइवर और कंडक्टर इससे ज्यादा है। लेकिन इसका अभी भी भर्ती चली है, 400-450 ड्राइवर और कंडक्टर अभी रखे गए हैं, पर इतने बड़े स्टाफ को इस कोरोना काल में भी तो सैलरी दी गई है। और ऊपर से बड़े यहाँ पे हिमाचल में कई प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं जिनका बहुत सारा फ्लीट है, बिल्कुल, टैक्सी ऑपरेटर्स है बहुत सारे, बिल्कुल, उनके पास तो अपनी वर्कशॉप्स नहीं है, बिल्कुल, वो भी तो कहीं बाहर काम करवाते हैं, और उनकी गाड़ियां माशाल्लाह चलती बहुत ठीक ठाक है। HRTC की बसों की तरह कहीं भी उनके टायर पंक्चर नहीं होते, बिल्कुल, है ना जी। और फिर उनकी अपनी मैनेजमेंट है, अगर वो घाटे में हो तो उनको तो सड़क पे आ जाएंगे, वही है ना, उनकी मैनेजमेंट अपने स्तर पे इतनी बड़ी मैनेजमेंट, उनकी गाड़ियां बढ़ती जाती, बिल्कुल, उनकी गाड़ियां हर साल बढ़ रही है, मल्टीपल बढ़ रही है, उनकी वो मैनेजमेंट है उनकी, उस मैनेजमेंट को HRTC को उस मैनेजमेंट से सीखना चाहिए कि अपने, जब आपके पास इतना बड़ा फ्लीट है, पूरे प्रदेश में 2500 से ज्यादा रूट्स पे आप बसें चलाते हैं, तो आपको मैनेजमेंट वहां से सीखिए ताकि आप घाटे का रोना हर बार ना रोएं। बड़ी बात यही है कि अगर हमें ऋण मिल रहा है जी, हमें कर्ज मिल रहा है,
तो हम इसको कोई प्रेरोगेटिव ना समझें जी, इसको हम मजबूरी में ही लेने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना हम ऐसा करें कि घर में ही हम अपने संसाधन इतने मजबूत कर लें कि हमें बाहर बार बार नहीं दे, तभी हमारा आम आदमी जो है ना, देखिए हम कब तक अपने लोगों को राशन पे सब्सिडी देते रहेंगे, है ना जी, उनके खेती के नाम पे उनके खातों में 2-2 हज़ार हम क्यों नहीं अपने प्रदेश को इतना बड़ा कर लेते। अब फॉरेन तक में हिमाचल को फ्रूट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है जी, फ्रूट का टोकरा। हमारे यहाँ फ्रूट्स की हालत देख लीजिए आज, आम है कोई नहीं पूछेगा, सेब के सिवा यहाँ बेहद बुरी हालत है। मैनेजमेंट की दिक्कत है, मैनेजमेंट सही, हम उससे निकल आए, बिल्कुल उस फेज से हम निकल आए। हम ये कमिट कर रहे हैं हिमाचल में तो आमदनी 98 खर्चा रुपया वाली स्थिति है, बल्कि इससे भी आगे जा रहा है, इससे भी आगे 100 रुपए की तरफ ही जा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटर है कि इस तरफ से सोचा जाए, क्योंकि अब वक्त आ गया है जी। चलिए जी, ये हमारा पहला सेगमेंट है। अब हम दर्शकों के लिए और उनकी मांग पे बहुत थी कि इस सेक्टर पे काम करिए जी। इस सेक्टर पे आप दर्शकों के मतलब इसको हम अपने हम पहाड़ी कार्यक्रम में उठाएं। बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे हमें, बहुत ही ज़्यादा, तो हमें लगा कि अब समय आ गया है जी। बात है भगवान ताले में कैद क्यों? क्या बात, सही है। देखिए, यानी कि हमारे मंदिर, हाँ मंदिर आज सब कुछ खोल दिया गया जी जी, सब कुछ खोल दिया गया टूरिस्ट के लिए। इवन टूरिस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा पहुँचे हैं। हम मंदिर क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? बिल्कुल। और देखिए, मंदिर खोलने का मतलब सिर्फ आस्था ही नहीं, आस्था है ऐसे टाइम पे जी, जब हम कोरोना से लोगों को डिप्रेशन में जा रहे हैं, को कहीं है, कोई उनको एंग्जाइटी हो रही है, भगवान के अगर दरबार खोलना जी, तो आदमी वहाँ जाके अगर हमारी आस्था जो होती है हम थोड़ा सा माथा टेक लें, तो हमें बहुत सारा ऐसे लगता है कि हम थोड़ा मतलब एक शांति आती है दिमाग में, तो उससे हम। दूसरा सबसे बड़ा एक और सेक्टर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं, और वो हजारों में है मेरे ख्याल में, जिनका परिवार मंदिर के सहारे चलता है। हम मंदिर के पुजारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दुकानदारों की बात कर रहे हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मंदिर अरसे से बंद है ना जी, आप राजेश बताएं कि इसका क्या असर पड़ रहा है हिमाचल? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में जो मंदिर बंद है, सबसे पहले मैं एक आपको आंकड़ा देता हूँ। हिमाचल में जो इसको मंदिरों से भी आपने कहा कि लोगों की एक आस्था है कि वो कहते हैं कि मंदिर जाके पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल 60% जो बुजुर्ग हैं हिमाचल में, जो बुजुर्ग हैं उनके 60% जो अस्पतालों में पहुंचे हैं वो डिप्रेशन का शिकार पाए। डिप्रेशन का है। और ये डिप्रेशन, कोरोना के इस दौर में ये डिप्रेशन क्या था? मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां ना मिलने के कारण ही इनको ये डिप्रेशन हुआ है। यानी कि इनको ये लगा, बुजुर्गों को ये लगा कि भाई कोरोना फैल गया है, अब शायद हम नहीं बचेंगे। हाँ, या उससे भी बड़ी बात, बुजुर्गों को इससे बड़ी बात ये होती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे नाती पोतों का क्या होगा। सही है। तो एक चीज तो ये जो डिप्रेशन की बात आपने की वो ये। दूसरा, अब अपने सवाल पे आते हैं कि मंदिर क्यों नहीं खुल रहे हैं और इसका कारण क्या है। देखिए, सरकार को मंदिर खोलने चाहिए, ऐसा लोगों का भी कहना है, लोगों का भी कहना है। इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, तर्क ये है कि आपने सब कुछ खोल दिया है। आपने सुबह दुकानें 9 से 5 बजे तक खोल दी, सारे बाजार ओपन कर दिए, रेस्टोरेंट मॉल चला दिए आपने, ठीक है जी, बॉर्डर खोल दिए। मतलब एक तरह से आपने दिन का कर्फ्यू खत्म कर दिया। 9 बजे तक, 5 बजे तक आपने कर्फ्यू खत्म कर दिया, ठीक है जी। बसें आपने चला दी, होटल रेस्टोरेंट चल पड़े, ठेके खुल गए। सवाल यही था कि मंदिर क्यों नहीं खुल रहे हैं? तो सरकार ने जो तर्क दिया था, वो तर्क ये दिया था कि मंदिरों में जो भीड़ उमड़ेगी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और लोग क्योंकि मंदिरों में मूर्तियों से हाथ लगाते हैं, घंटियां बजाएंगे, है ना जी, पूजन करते वक्त जो हाथ इधर उधर लग जाता है, तो भगवान ना करे किसी को संक्रमण हो, तो उस स्थिति में हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए ये फैसला लिया गया था कि मंदिर नहीं खोले जाएं। अच्छा, देखिए, अब एक और चीज थी कि आज तो उत्तराखंड ने ऐलान कर दिया था, और उत्तराखंड ने अपने 3 जिलों के लिए 4 धाम यात्रा बहाल कर दी उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, जो उनके वहां बद्रीनाथ और केदारनाथ, हिमाचल में क्यों नहीं? सही बात है जी। सॉरी, इसमें अगर हम चर्चा करते हैं राजेश, हम देखते हैं ये तर्क कि लोग आएंगे, मूर्तियों को छुएंगे, दीवारों से हाथ लगाएंगे या घंटियां बजाएंगे। अब जनता को पता लग गया है कि इसके मायने क्या है। बिल्कुल, लोग इससे बचते हुए भी आ सकते हैं। सही है। थोड़ी सी देखिए, हमारे जो टेंपल है ना, बड़े टेंपल है, सारे सरकारीकरण हो चुका है ना उनका। उनके एम्प्लॉइज है ना, हो गया है ना, बहुत सारे एम्प्लॉइज है ना जी, उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, पुलिस तैनात, उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। मान लीजिए कि पुलिस की ड्यूटी कोरोना ड्यूटी पे है, पुलिस बाहर है, मंदिर की अपनी सिक्योरिटी, मंदिर के अपने कर्मचारी हैं, उनको लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल लगाया सकता है ना जी। इससे 2 तरह का फायदा है जी, 3 तरह का फायदा बल्कि मैं कहूँगा। एक तो लोगों को आस्था, जैसे आपने कहा डिप्रेशन में जाने वाली बात है, बिल्कुल, वो लोगों को बहुत शांति सुकून मिलेगा जी। बिल्कुल। दूसरा है मंदिर की आमदन बढ़ेगी, जो कि श्रद्धालुओं के ही काम आएगी या आसपास के क्षेत्र की। और तीसरा, जो मंदिर के आसपास दुकानें हैं, इस तीसरे मुद्दे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। आप जरा ये बताएं कि
कितनी आर्थिकी जो है मंदिरों से जुड़ी हुई है आपके ख्याल में, और कितना कारोबार होता था इससे पहले? जी बिल्कुल, जब ये मंदिर बंद हुए थे 7 मई से शायद। जी देखिए, मंदिरों के आसपास की अगर हिमाचल के हम शक्ति पीठों या सिद्ध पीठों की बात करें, मोटे तौर पे ले लें, बैजनाथ का मंदिर ले लें, शिव मंदिर ले लें, दियोट सिद्ध का बाबा बालकनाथ मंदिर ले लें, चिंतपूर्णी ले लें, नैना देवी ले लें, बज्रेश्वरी ले लें, चामुंडा ले लें, इस तरह के तमाम, त्रिलोकी नाथ का मंदिर, हाँ, त्रिलोकीनाथ या फिर आप माता बाला सुंदरी ले लें, बाला सुंदरी का मंदिर ले लें, के पास हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज्वालामुखी का मंदिर ले, बड़े बड़े अगर हम मंदिर ले लेते हैं तो इन मंदिरों में करीब करीब जो हमारे पास दुकानें ही दुकानें हैं, इन मंदिरों के बाजार में जो दुकानें हैं वो 12,000 के करीब दुकानें हैं। देखिए 12,000 दुकानें सीधे तौर पे 12,000 दुकानें इन मंदिरों के खुलने के कारोबार से ही जुड़ी हैं। और हम इन बड़े शहरों की अलग से दुकानें नहीं ले रहे हैं, वो अलग से जो मंदिरों पे टिकी दुकानें, सिर्फ मंदिरों के खुलने से जिन दुकानों की आर्थिकी चल रही है, जिनके शटर उठ के बंद हो रहे हैं मंदिरों के साथ, और दुकानों अभी आपको हैरानी होगी कि 12,000 दुकानों में करीब करीब 36,000 कर्मचारी हैं, 36,000 परिवार हैं जो इन दुकानों की वजह से पल रहे हैं। देखिए मालिक तो हो गए 12,000 दुकानें, मान लीजिए 12,000 मालिक हो, जी उनमें 2 से 3 एम्प्लॉई हैं। बिल्कुल, तो आपकी संख्या जो है वो बल्कि होता है उससे भी थोड़ा आगे, बल्कि देखिए इसमें तो फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जुड़ा है बहुत सारा। हम अगर डायरेक्ट की भी बात, डिलीवरी का सेक्टर, मतलब इस तरह सारी चीजें जुड़ी। अब आप ज्योतिष मंदिर की बात, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे बाबा जी को रोट चढ़ता है, प्रसाद में रोट जाता है, तो रोट से कितने लोग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, मैदा की सप्लाई करने वाला जुड़ा है, हलवाई जुड़ा है, उसके कारिंदे जुड़े हुए हैं, तलने वाला जुड़ा हुआ है, तेल बेचने वाला जुड़ा हुआ है, सही है, जिसकी दुकान है उसका जो किराए वाला है वो जुड़ा हुआ है। तो एक रोट छोटा सा, उसकी कितनी बड़ी आमदन है। आम पापड़ बिकता है जोर से, बिल्कुल सही है ना जी, वो कितना हिट है पूरे प्रदेश में जी, वो लोगों को नहीं मिल रहा। अच्छा, जिन्होंने खरीद के रख लिया आम पापड़, हमारे ऐसे जानने वाले कुछ व्यापारी हैं जोर के, जिन्होंने जो बहुत सारा आम पापड़ बेच, पिछली बार जब कोरोना लगा, इवन अभी भी, बिल्कुल उनका बहुत सारा सामान खराब हो गया। ऐसा ही आप ज्वालामुखी में देख लीजिए जी यहाँ पे, या ऐसे किसी भी मंदिर की, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, देखिए जो मंदिर है वहां नारियल रखा होता है। कोरोना में कर्फ्यू लगा, 7 मई से मंदिर बंद है, 7 मई से आज तक आप देख लो, वो नारियल का क्या बचा जी उसका, बिल्कुल खत्म। आम पापड़ खत्म हो गया, सूख के खत्म हो गया, रोट खत्म हो गया, प्रसाद जिसमें आपकी फुलियां बतासे गल गए, फुलियां खत्म हो गई, तो ये तमाम चीजें हैं जो खत्म हो गई। बचेगा क्या? सिर्फ चुनियां बचेंगी, और चुनियां कितनी महंगी होती हैं। बात वही वो चीजें हैं जो ये कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, और इन कारोबारियों को हजारों का, लाखों का कहें तो नुकसान अभी तक हो गया है। इसके अलावा देखिए इनका किराया तो कम नहीं हुआ, बिल्कुल आपने जो दुकान किराए पे ली है उसका चालू है, रेंट चालू है, वो मिलेगा, सब कुछ, बिजली मिलेगी, सब पानी सब खर्चे चले, खर्चे चले। पर इसमें सिर्फ ये दलील नहीं दी जाती है कि कोरोना है जी, आपकी जिम्मेदारी है। मंदिर प्रशासन भी तो आगे आए ना जी, मंदिर प्रशासन है, वहाँ पे मंदिर अधिकारी बैठे होते हैं, उनका स्टाफ होता है बहुत सारा, आप उन लोगों को कब काम में लाएंगे? वो लोग कब जिम्मेदार, बल्कि उनको ही वो संभालना चाहिए मोर्चा कि हम बाजार को भी ऐसे खुलवाएंगे जी, हम मंदिर को ऐसे खुलवाएं, ऐसे सैनिटाइजेशन को बंद करना तो हल नहीं है ना जी, बिल्कुल बंद करना तो हल नहीं है किसी भी चीज का। बंद करने से आपने सारे रास्ते अपनी तरक्की के, अपनी आजीविका के, और ये संदेश चला गया जी सीधा ही कि आप नहीं कर पा रहे हैं, हम बंद कर देंगे। बंद करना बहुत आसान है, लेकिन जिंदा रहना बहुत मुश्किल है ना, खुला रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस पे जो ये मंदिर की दुकानों को खोलने का मसला है, इस पे जो ज्योतिष व्यापार मंडल के प्रधान है संजय कुमार जी, उनसे बात की है तो देखिए उनका क्या कहना है इसको लेके, वो देखिए क्या अपील कर रहे हैं सरकार से। जी संजय जी, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा व्यापार जो है 2 साल से बिल्कुल ठप पड़ा है। 2020 से ही हमारी कोई पूछताछ सरकार द्वारा नहीं की गई। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जैसे पर्यटन उद्योग खोल दिया है वैसे ही हमारे मंदिरों पर आधारित दुकानों को भी खोला जाए, जिससे हमारा व्यवसाय भी धीरे धीरे चल सके, और हमारी आर्थिक हालात बहुत ही दयनीय है। इस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाए, नहीं तो हम भी कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बस पढ़ दिए मैंने, हाँ बस देख लिए थे मैंने उसी टाइम बंद रखा बंडे गिलास से किस पर ये पे सलून नंबर आएगा सिलते ना बड़ी टाइम हो गया 25 मिनट हुई है सर 25 तो देखा था सही देखा कि नहीं हुई तो तुम्हारे देखा थे मैं तो सोने सारा कर रहा भी उससे देखा ठहर मुझे उससे खत्म करने देना तुम्हारा देखा था मैंने 1 मिनट रुका हाँ क्या बोलना से ये जाना इस पर
सैलून नंबर इस ते होई है ना उत्थे मुकाना सारा बस एक दो कंक्लूडिंग लाइन बोलना चाहेंगे तो एक बोली जाना रुकाना उत्थे देखा सामने है ना। एक मिनट रुका था उसका कंक्लूडिंग लाइन तो बोल दूँ। हाँ चलो बड़ी ज़्यादा नहीं बस है ना, फटाफट मुका 25 मिनट हो चुके थे गल के है ना। जी जी तो आपने सुना संजय बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं, सरकार से वही गुहार है कि महाराज खोल दीजिए, खोल दीजिए, बहुत हो सारी चुका है, चीज़ें खराब हो गई हाँ तो बहुत हो चुका है, उन्होंने भी परिवार चलाने हैं, तो उम्मीद है कि सरकार इस विषय में बिल्कुल गंभीरता से बिल्कुल। सोचेगी। एक दूसरी हाँ, चीज जो आप देखिए कि पिछले कल से हिमाचल खुला और हिमाचल में देख कितने सैलानी आ गए। हिमाचल में अगर रोहतांग की बात करें वहाँ का अलग टूरिज्म बिल्कुल, डेवलप हो बिल्कुल, गया है। शिमला में ही 10 से 12 हज़ार के करीब गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। इसके अलावा धर्मशाला है, डलहौजी है, तो तमाम है। पर सैलानी जो आया है वो मंदिर ना खुलने के कारण भी एक वो प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वो रुक नहीं रहे हैं यहाँ। हाँ, सीधे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बहाने कोई नहीं है। वहाँ से रश सारा फ्लड वहीं। अगर ये मंदिर खुल जाते हैं तो सबसे पहले सैलानी क्या करते हैं, पूजन के लिए रुकते माता टेका बिल्कुल छट जाएगा, हाँ। पूजन के लिए रुकेगा, एक तरह से क्राउड बहुत ज्यादा इकट्ठी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक रात काटेगा, पूजा पाठ करके फिर आगे निकलेगा घर जाएगा, बिल्कुल सीधी भीड़ सी बात इकट्ठी है, नहीं सही- होगी। सही जी है। तो देखिए जी ये सरकार इस बारे में सोचेगी, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। ऐसा पूरा यकीन है जी। क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, बिल्कुल। तो कल्याण सरकार का दायित्व भी है और जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल। तो सरकार इसमें देख रही है, तो सही। हमें उम्मीद है कि ये होगा। अच्छा जी, इसके बाद ना एक और हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़े। जी कोरोना पे सब पे मार पड़ी, जी जी लेकिन एक ऐसा सेक्टर भी है जो कोरोना के बाद जब उठा तो उसकी महंगाई की मार आम आदमी पे पड़ गई है जी। सही। मतलब कोरोना से हर आदमी पे मार पड़ी है, उस सेक्टर पे भी मार पड़ी है, लेकिन उस सेक्टर की वजह से आम आदमी पे मार पड़ी। हम बात कर रहे हैं सैलून में महंगाई का उस्तरा। क्या बात है, सही है, बिल्कुल सही है जो हिमाचल के सैलून है जी या ब्यूटी पार्लर जी जी का, सैलून को मैं ज़्यादा बोलूँगा, हमारे पास इनपुट ऐसी है, हमारे एक्सपीरियंस भी शायद हमने और लोगों से बात की, जब भी आप अब सैलून में जा रहे हैं ना जी, आपको पता लग रहा है कि आपके जो कटिंग के रेट हैं, हेयर कटिंग के रेट हैं या कुछ और है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पिछले साल से ही चल रहा है। पिछले साल क्या होता था, जो आपके बार्बर होते थे जी, वो प्रॉपरली ग्लव्स लगाते थे, उन्होंने सॉरी मुंह पे मास्क होता था, हाथ में ग्लव्स होता था, ग्लव्स होते थे, एक बाकायदा किट पहन के वो काम सारा कुछ होता था, सैनिटाइजर करते थे, आपके सभी इसको सैनिटाइज करते थे, आपके चेयर को सैनिटाइज, इवन कि आपके सामने जो मिरर लगा होता था उसको भी साफ किया जी। वो ठीक था, तब पता लगता था कि महंगा हो रहा है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है, सब कुछ यूज़ करना पड़ रहा है। आज की रेट में ऐसी कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रही है जी। कोई मास्क नहीं मोस्टली लगाया जा रहा है, लगाया भी जाता है तो नाक के नीचे होता है जी। इवन लोगों को भी ये कह दिया जाता है कि बाल कटवाना है, आपको यहाँ से उस्तरा लगाना है, तो अपना मास्क उतारिए जी। आपके पास क्या चारा है आपके पास, अगर आप कैसे मास्क नहीं उतारेंगे आप, जब अपना बाल कटवाने तो आप उतार, कोई सैनिटाइजेशन का आजकल लगभग नहीं है। मैं ये हम ये नहीं कहते कि 100% नहीं कर रहे, यही हाल ब्यूटी सैलून्स में भी मिलने का आ रहा है, सही है, जो ब्यूटी पार्लर्स हैं। तो ये एसओपी के बिना जो चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं इस कारोबार को लेकर? बिल्कुल, मैं इस पे एसओपी पे आ रहा हूँ कि मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, क्या आपको पता है कि इस बार सरकार ने कोई इनके लिए एसओपी जारी की है? भूल गई है सरकार इस बार, है ना? कोई एसओपी आई है? हाँ, बिल्कुल भूल गई है। आम दुकानदार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बिल्कुल, इस बार कोई एसओपी इनके लिए नहीं आई है। एसओपी आई थी पिछली बार एसओपी थी, एसओपी के साथ बाकायदा रेट आए थे, उसके पहले ट्रेनिंग हुई थी। बिल्कुल, उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इस बार तो खोल दिया आपने सब कुछ, इस बार आपने सब कुछ खोल दिया, आपने कोई एसओपी जारी नहीं की। आपने ये कहा कि आप दुकान खोलिए, काम करिए, ठीक है, दुकान 9 से 5 बजे तक खोलिए, काम करिए। आपने कोई एसओपी जारी नहीं की। पिछली बार की तमाम चीजें आपने बता दी कि ये होता था। रेट तक सरकार ने डिसाइड कर दिया था कि कटिंग का रेट 100 रुपए होगा या इतना होगा, 70 होगा, जो होगा, 10 रुपए का आपका ये लगेगा, किट होगी, तो वो सारी चीजें थी, वो कैलकुलेशन करके उन्होंने कर दी थी। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि वो जो रेट था आज की डेट में वही रेट चल रहा है, जबकि आज की डेट में कोई एहतियात नहीं है, कोई एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आप कहीं भी जाइए, किसी सैलून में जाइए, आपको कोई मास्क नहीं मिलेगा, आपको कोई किट पहन के कोई काम नहीं करता, कोई सैनिटाइजर ऑफर नहीं करेगा आपको कोई मास्क नहीं देगा, बल्कि बोलेंगे मास्क उतार दो। यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है, इस पे ध्यान दिए जाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। हो पता क्या गया जी, पहले क्या होता था, 2 तरह के या 3 तरह के सैलून होते, एक तो बड़े हाई एंड होते थे, बिल्कुल, एक आम आदमी जहां मोस्टली जाता था जो थोड़ा सा, और एक जैसे गांव के या छोटे होते थे, जो जान पहचान का एक बार्बर होता है, लोग उसके पास इसलिए भी चले जाते हैं कि चलो इसकी कुछ कमाई हो जाए। सही है, उन लोगों ने भी पैसे बढ़ा दिए, बिल्कुल, वो लोग भी 10 से 20 रुपए तक बढ़ा चुके, अगर ज्यादा नहीं तो। पैसे नहीं बढ़ाए उन्होंने, वो पहले से डबल हो गए। बस वही मैं बोल रहा था, पहले से डबल हो गए। उन्होंने
मतलब उस तरह से आम आदमी की तो जेब काट दी एक तरह से। हाँ, इस महंगाई आम आदमी की जेब, हाँ आप जेब कह आप दीजिए देखिए, फिलहाल तो, हाँ जी। जब देखिए, जब हाँ। सब जगह जब कट लग रहे हैं, हर चीज में कमी आई है, हर आदमी प्रभावित हुआ है, तो ऐसा इनका क्या खर्चा बढ़ गया, मुझे बताइए। सैलून वाले का क्या खर्चा बढ़ा? वही है उस ब्लेड के रेट कम से कम लगभग वही है ना जी। सारी चीजें वही है, शेविंग क्रीम के भी वही है, कैंचियों के रेट भी, कोई लोहे का रेट कोई ऐसा हमें सुनने में नहीं आया है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। वो तो धार ही देंगे ना। हाँ जी, हाँ। अच्छा, अब ये बताएंगे जरा कि हमारे पास क्या आंकड़े हैं, कितना रोजगार है, कितना सैलून, और ये हिमाचल में 16,300 सैलून है। अच्छा, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों 16,300 सैलून है। और देखिए रोजगार, देखिए आप रोजगार का जब आंकड़ा इनका सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 16,300 में 50,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार सीधे तौर पे जुड़े हैं। 50,000 से ज्यादा लोग इस व्यवसाय से सीधे तौर पे जुड़े हैं। देखिए, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और इसमें ब्यूटी पार्लर का कारोबार और ज्यादा आगे है, वहाँ भी रेट्स बहुत बिल्कुल है ना जी। तो इनको जो नुकसान हुआ है, इनको नुकसान शादियों के जो रुकी है या शादियां जो कई लोगों ने टाल दी हैं, हालांकि हुई हैं शादियां, पर उसमें जो बंदिशें लगी हैं 20 लोगों की, उसमें एक तरह से कट लगा दिया है लोगों ने कि वहां से थोड़ा सा, देखिए उसमें कोई उतना ज्यादा भी नहीं होती होगी मुझे लगता है कमाई, निस्बत इसके कि अभी भी आप कई जगह जाओ तो लगता है कि जी किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, वहाँ कोई रस्म है तो बार्बर साहब वहाँ गए हैं, तो एक दिन तो वैसे ही साफ हो जाता है, दूसरी बार बंदा सोच रहे थे कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। खैर, उसमें भी उनका कितना नुकसान हुआ वो अलग बात है। सरकार SOPs की तरफ ध्यान देगी और रेट कंट्रोल यहाँ क्यों नहीं है अगर बाकी जगह है। अच्छा, एक पर और बात है राजेश, मैं आपसे कहूँ, सैलून वालों की भी अपनी समस्याएं हैं। बिल्कुल, वो भी कहते हैं कि देखिए हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ये अलग बात है कि उस फर्क का क्या मायने है कि आप रेट क्या ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसी मसले पे बिलासपुर से हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं जी अभिषेक सोनी, उन्होंने बात की है, एक बार्बर हैं वहाँ के मुनीश, देखिए वो क्या कह रहे हैं। कोरोना काल में मैं सैलून का काम करता हूँ। कोरोना काल में हमारा बहुत बुरा हाल है। 1 साल से हम मंदी सहन कर रहे हैं। इस मंदी में हमें बहुत सारी परेशानी हुई। हमारा घर में पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत साथी हैं ऐसे जिनको इसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन काफ़ी परेशानी हो रही है हमारे को। सरकार हर वर्ग के बारे में सोच रही है। सरकार को हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, हमें भी कुछ आर्थिक सहायता देनी चाहिए जिससे हमारे भी घर अच्छी तरह से चल सकें। सरकार के जितने भी नियम कानून हैं हम उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन हम इतने भी नहीं हैं कि हम सारे कानून पालन कर सकें, ना कि लोग भी नहीं कानून पालन करते हैं। इससे हमें परेशानी होती है, लोगों को भी परेशानी होती है जी। तो ये हेयर ड्रेसर मुनीश हैं जी, इन्होंने जो कहा, खैर इनकी बात से भी लग रहा है कि मेरा इनसे एक सवाल था, हालांकि ये कट गए, मेरा एक सवाल था, चलिए अब छोड़ देते हैं, नहीं तो मेरा इनसे एक सवाल था सीधे तौर पे कि जो रेट भाई डबल हुए हैं उससे भी तो आपको आमदनी बढ़ी है। आमदनी वही पूरी हो रही है शायद, हमारा यही कहना है। कट गए हैं तो हम बात वही आ रही है कि बहुत से वर्गों को सीधा नुकसान हो चुका है, जो हो चुका है, पर यहाँ भरपाई करने की बात है। सरकार सोचेगी इस संबंध में, सही है ना, जो इनका हक बनता है वो जरूर मिले, बिल्कुल मिले, ऐसा ना हो। एक तो SOPs का पालन हो, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है। देखिए दूसरी कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है या जो डर पैदा किया था, उस डर से निपटने के लिए अगर सरकार सख्ती दिखा रही है तो SOP इनके लिए भी अगर जारी होती तो और ज्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पे है ना जी। आगे हम चलते हैं जी। हमारा आज का जो इतिहास है, आज 15 जून है जी। 15 जून 166वां दिन है साल का, 199 दिन और 200 से कम हो गए दिन इस साल के, है ना जी। और आज पहले इंडिया की बात करता हूँ, भारत की 1947 में आज ही का वो अनफॉर्चुनेट डे है। अनफॉर्चुनेट मैं इसलिए कहूँगा दुर्भाग्यशाली कि आज ही के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस जो है उसने अपने दिल्ली अधिवेशन के दौरान भारत बंटवारे के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी 1947 में। अच्छा, हाँ, 15 जून के दिन आज के दिन, है ना जी। और जुलाई के और अगस्त 2 महीने बाद पाकिस्तान होगा, तो ये आज के दिन हुआ था जी। दूसरा, हाँ, 1896 जी, जापान की बात है जी। जापान में आज के दिन एक बहुत भयंकर सुनामी आई थी। उत्तर पूर्वी जो किनारा है होंशु के उस तरफ का जो उनका एरिया है, क्योंकि जापान आपने देखा होगा उसका परली तरफ का है ना, पूर्वी की तरफ ऊपर को और परली तरफ को, वहाँ एक सुनामी आई। क्यों आई सुनामी जी? वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंड्रकू नाम की जगह थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया। वहाँ पे आपको पता ही है, हमको जानते हैं कि भूकंप आता है। उसकी जो इंटेंसिटी थी वो 8.5 थी रिक्टर स्केल पे। 8.5, भगवान न करे ऐसा कहीं हमारे एरिया में आ जाए तो क्या हो, सोच के रूह कांपती। बिल्कुल हुआ क्या जी 1896 में भूकंप के आने के बाद को उत्तर पूर्व का जो समुद्री तट है जी, वहाँ से बहुत जल्दी से जलजले के बाद जब ये भूकंप आया, बहुत जल्दी
लहरें सुनामी उठी जी, है ना, बहुत समुद्र की लहरें उठी और वो सीधे आगे वहाँ घुस आई। कितने लोग मरे? पहले तो 9,000 घरों का नुकसान हुआ, मटिया मेट हो गए। लगभग 22,000 लोगों की डेथ हुई और 5 से 6,000 लोग गायब हो गए, जिनका बाद में क्या हुआ पता नहीं लग पाया। आपको मैं एक और जानकारी दूं कि उन लहरों की, जो सुनामी से लहरें उठी, उसकी आप ऊंचाई की बात करते हैं। सबसे पहले ऊंचाई जो थी वो 38.2 मीटर, 38.2 मीटर, मतलब 150 फुट से भी ऊंची लहर। जब आपकी यहाँ से नीचे से आप दिखे, जो आपकी आंखों के सामने, जी, आप कहाँ जाएंगे बच के? बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ी त्रासदी 1896 में जापान ने देखी। अब तो खैर जापान की तकनीक बहुत अच्छी हो गई है, अलार्मिंग सिस्टम है, भूकंप भी आते हैं तो उनके जो होते हैं एंटी अर्थक्वेक, उन्होंने की जो टेक्नोलॉजी है, तो अब ठीक है, अब वैसा नहीं है, लेकिन तब ये हाल था जी। और एक और क्रिकेट प्रेमी, खेल प्रेमियों के लिए मैं कहूँगा, आज का दिन बहुत याद रखने का है जी। आज के दिन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का जन्म हुआ, महान क्रिकेटर। 1900 जन्म नहीं हुआ था जी, आज उन्होंने, सॉरी मैं माफ कीजिएगा, आज के दिन उन्होंने अपनी अंतिम पारी खेली थी 1948 में। अच्छा, वो पारी जिसमें कि वो दूसरी गेंद पर बोल्ड आउट हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने पहले एशेज सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में गई थी ऑस्ट्रेलिया टीम खेलने, वहां पे ओवल के ग्राउंड में मैच हो रहा था, सीरीज का लास्ट मैच था, दूसरी इनिंग थी। इस मैच से, इस सीरीज से पहले सर डॉन ब्रैडमैन, उनको बाद में नाइटहुड की उपाधि दी तो फिर सर कहा जाने लगा, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरी अंतिम सीरीज होगी। इस मैच से जब वो खेलने उतरे, उससे पहले उनकी एवरेज जो थी वो 100 से ऊपर थी पर इनिंग, पर मैच। इस मैच में अगर वो 4 रन बना देते तो उनकी एवरेज होती 100 होती पर मैच। लेकिन हुआ क्या, वो दूसरी बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए, स्पिनर थे, और उन स्पिनर का नाम था, ये नाम ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे आउट हुए थे। इनका नाम था जी एरिक हॉलेस। ये स्पिनर थे और इन्होंने इरिस स्पिनर थे, इन्होंने गुगली फेंकी थी जी। दूसरी बॉल थी, डॉन ब्रैडमैन इसको आ गया कि डिफेंस पे लेना चाहते थे, फॉरवर्ड खेलना चाहते थे, बॉल बैट और पैड में से निकली और स्टंप ले गई। पर डॉन ब्रैडमैन इतना बड़ी शख्सियत, ये चाहते तो और मैच खेल सकते थे अपनी एवरेज बनाने के लिए, इन्होंने नहीं पकड़ा बल्ला, नहीं पकड़ा, और उनके इस मैच को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग पहुंचे थे, भारत तक से लोग स्पेशल इंग्लैंड गए थे 1948 में इस इनिंग को देखने। तो जी इसलिए ये सर डॉन ब्रैडमैन के आज के दिन ही वो अंतिम पारी खेली थी जी। तो ये इतिहास के झरोखे से बात हो गई राजेश। अब हम कुछ लाइनें पेश कर रहे हैं दर्शकों के लिए राहत इंदौरी साहब की। देखिए क्या लिखते हैं राहत इंदौरी साहब, बहुत बड़े, बहुत मकबूल शायर, अभी पीछे उनका निधन हो गया, कोरोना के चलते ही निधन हुआ, इतनी बड़ी शख्सियत का सबको दुख है। राहत इंदौरी साहब क्या लिख रहे हैं जी, उनकी एक गजल है, उसके मैं 2 शेर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं जमाने मेरे, क्या बात, अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं जमाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। क्या बात। अब ना मैं हूं ना बाकी हैं जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। तो इसके साथ ही हम दर्शकों से इजाज़त लें, उससे पहले आप सभी कोरोना से अपने आप का पूरा ध्यान रखें राजेश, हम यही वो करना चाहेंगे। बिल्कुल। और साथ में हमारे दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप को समाचारों के लिए फॉलो करते रहे। 8 बजे हमारा बुलेटिन आने वाला है, वो ज़रूर देखें, है ना जी। तब तक के लिए अब दीजिए हमें इजाज़त, कल शाम 7 बजे हम पहाड़ी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।